स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और समीकरण को संतुलित करना। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा परिवर्तन जो वापस पहले जैसे ना हो सके उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, और ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। एक उदाहरण समझा था हमने, अगर आपको याद है तो दूध से दही का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि दही वापस दूध में परिवर्तित नहीं हो सकती और दही के गुण दूध से बिल्कुल भिन्न होते हैं। एक और उदाहरण था भोजन का पाचन। हम रोटी खाते हैं, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और पेट में जाके क्या बन जाती है? ग्लूकोज में टूट जाती है। तो क्या वापस ग्लूकोज से रोटी बन सकती है? नहीं। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक और उदाहरण, लोहे पे जंग लगना। अगर एक बार जंग लग गया तो क्या लोहा पहले जैसे चमकदार बन सकता है? नहीं। तो कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने देखा था रासायनिक समीकरण को। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो आसान तरीका होता है उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। यही सबसे सरल शब्दों में इसकी परिभाषा हो सकती है। कैसे? एक अभिक्रिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अब अगर मैं इसको रासायनिक समीकरण यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मैंने बहुत जल्दी इस पूरी लाइन को लिख लिया क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, और इस शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसके बाद हमने एक टॉपिक देखा था समीकरण को संतुलित करना, और इस टॉपिक में काफ़ी लोगों को डाउट है, इसलिए मैं इसे एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। इस बार आप इसे बहुत अच्छे से समझिए और इस बार ये आपको पक्का और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमने वही उदाहरण लिया है जिससे हमने पहले समीकरण को संतुलित किया था। इसमें एक रिएक्शन है, Fe यानी लोहा जल के साथ क्रिया करके Fe3O4 का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड। अब हम इस समीकरण को संतुलित करने वाले हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तीर के निशान के सामने से समीकरण को दो बराबर भागों में बांट लीजिए। एक तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ होता है राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ पहले तत्वों को लिख लेंगे। जो तत्व लेफ्ट हैंड साइड में है उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? फेरस यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हो गया फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनको मैंने नीचे लिख लिया है। फिर सेम राइट साइड में कौन कौन से तत्व हैं? वही तत्व होंगे, यानी कि फेरस यानी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि तत्वों को लेफ्ट और राइट में लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब तत्वों को गिनकर उनकी गिनती को उनके सामने लिख लेते हैं। यहाँ पर फेरस कितना है यानी आयरन कितना है? 1, तो मैंने उसके आगे क्या लिख दिया? 1। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 2, तो उसके आगे क्या लिख दिया? 2। फिर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या लिख दिया? 1। इसी तरीके से राइट में भी करते हैं। सबसे पहले आयरन यानी लोहा कितना है? 3, तो इस तरफ क्या लिख दिया? 3 या 3। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो क्या लिख दिया? 2। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो क्या लिख दिया यहाँ? 4। अब हमने क्या करना है? तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अंतर कौन से तत्व में है? तो हमने देखा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में है तो हम इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। राइट में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो हमें लेफ्ट में भी ऑक्सीजन कितने करने हैं? 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ यानी कि इस ऑक्सीजन के आगे, बीच में नहीं, पूरे फार्मूले के आगे से क्या लिख देंगे? 4। तो मैंने यहाँ क्या ऐड कर दिया? 4। तो H2O के आगे 4 ऐड करते ही ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। एक की जगह 4। लेकिन जैसे ही यहाँ 4 ऐड किया तो ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई, और हाइड्रोजन की संख्या बढ़कर हो गई 4 × 2 8।
तो 2 थे पहले और अब हो गए हैं 4 × 2 8। अब लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो हमें राइट में भी हाइड्रोजन को कितना करना होगा 8। तो इसके लिए हम यहाँ कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या जो 2 से इंटू करके 8 हो जाए, तो वो एकमात्र संख्या है 4। तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे 4 ऐड करेंगे और 4 × 2 ये हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन 8। तो पहले 2 थे और अब हो गए 8, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया दोनों तरफ बराबर हो गया। अब हमें किसको बराबर करना है Fe को बराबर करना है। तो हम लेफ्ट साइड में चलते हैं क्योंकि यहीं पे Fe कितना है 1, तो हमें इसे कितना करना है 1 की जगह 3। तो इसके लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे Fe के आगे यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। तो ये हमने Fe के आगे क्या किया 3 या 3 ऐड कर दिया और Fe लेफ्ट में भी कितने हो गए अब 3। तो इस तरीके से दोनों तरफ क्या हो गए तत्वों की संख्या बराबर हो गई। एक बार काउंट कर लीजिए Fe 3 3, H 8 8, ऑक्सीजन 4 और 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो गई है। अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आपके पास रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये टोटल 5 रासायनिक अभिक्रिया हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में है उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड। संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखते हैं इसका। A + B gives C, यानी कि 2 पदार्थ थे A और B और ये आपस में संयुक्त हुए, इन्होंने बनाया नया पदार्थ C। A और B का संयोजन हुआ, इसलिए इसे कहा संयोजन अभिक्रिया और नया पदार्थ बना जिसे हमने कहा उत्पाद C। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले में क्या होती है कार्बन, और कार्बन किस फॉर्म में होती है हमेशा सॉलिड फॉर्म में। दहन के लिए क्या आवश्यक होती है O2 यानी ऑक्सीजन प्लस O2, तो क्या बनेगा CO2। जब कोयले का दहन होगा तो कौन सी गैस बनेगी CO2, और ये किस फॉर्म में होता है CO2 गैस के फॉर्म में। तो कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ और CO2 गैस बनी। किसका उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। क्यों, क्योंकि C यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन संयोजन हुआ और एक नया पदार्थ बना CO2, तो अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया। अगला उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का जल का निर्माण। वाटर कैसे बनता है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। H2 + O2 gives H2O। क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स के काउंट्स का डिफरेंस है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 1। अब लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, तो किसका डिफरेंस है ऑक्सीजन का यहाँ, यानी कि राइट में 1 है और लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है। अब हमें क्या करना है ऑक्सीजन को दोनों तरफ बराबर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि राइट में हमें 1 की जगह ऑक्सीजन को 2 करना है, तो अब हम यहाँ 2 ऐड कर देंगे और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 2 हुए एक और प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया। अब हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, राइट में 4 हो गया, तो अब हमें इसे लेफ्ट में भी कितना करना होगा 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे H2 गैस के आगे यहाँ 2 ऐड कर देंगे और जैसे ही हमने 2 ऐड किया समीकरण संतुलित हो गई। हाइड्रोजन की संख्या इधर है 4 और यहाँ है 4, ऑक्सीजन 2 और इधर भी 2,
तो समीकरण संतुलित हो गई। अब अगला उदाहरण है आपके पास संयोजन अभिक्रिया का कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO और ये होता है सॉलिड फॉर्म में। इसका नाम है क्विकलाइम और हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करता है यानी जल के साथ, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, जो होता है एक्वस यानी कि जलीय अवस्था में। इसे कहते हैं सिक्लाइम या बुझा हुआ चूना। तो ये आपके पास एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुई? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, ये आपकी NCERT की बुक में है। हम एक कांच का बीकर लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और उसमें डालते हैं बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही हमने इस पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो कुछ देर बाद हम देखते हैं बीकर को टच करके कि ये बीकर क्या हो जाता है, गर्म। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो ये हमने अभिक्रिया पढ़ी और इसका प्रयोग किया, इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे एक नोट आप बहुत ध्यान रखेंगे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि बुझा हुआ चूना, जो किससे बना, कैल्शियम ऑक्साइड से बना था, का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। बचपन में हम भी दीवारों को जब चूना लगाते हुए देखते थे तो जिस बर्तन में वो रखा होता था तो हम उसे छूते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिस बर्तन में रखा होता था तो हम उसे छूते थे तो वो बहुत गर्म लगता था। उस समय पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब समझ में आता है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए वो बर्तन इतना गर्म हो जाता था। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये दीवार पे लग गया तो ये वातावरण के CO2 से क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। हमने दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने का लेप कर दिया। अब वातावरण में CO2 है तो वो CO2 से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसकी समीकरण है, ये है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसने वातावरण की CO2 से क्रिया करी दीवार पे और ये बन गया CaCO3 और साथ में जल मुक्त हुआ। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और ये CaCO3 किसका फॉर्मूला है? इसके अलावा संगमरमर का फॉर्मूला है। और संगमरमर का उपयोग कहाँ होता है? इमारतों में होता है। ये बहुत खूबसूरत बना देता है किसी भी इमारत को। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास क्या है? आगरा का ताजमहल। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस अभिक्रिया से हमने सीखा कि जब किसी क्रिया में या अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के, यानी जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस यानी CH4 जिसे मीथेन भी कहते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O यानी जल का मॉलिक्यूल बनेगा और लास्ट में ऊर्जा मुक्त होगी। एक और उदाहरण देखते हैं, कोशिकीय श्वसन। ये सांस लेना या छोड़ने वाला श्वसन नहीं है, ये है कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज यानी C6H12O6 जो जलीय विलयन अवस्था में होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो घुल जाता है, तो वो किस अवस्था में होता है? जलीय विलयन। और हम सांस लेते हैं तो हमें मिलती है ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जलता है, यानी कि उसका क्या होता है? दहन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, तब हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। हम सांस में बाहर छोड़ते हैं CO2, तो वो इसी प्रक्रिया में बनती है और साथ में जल का मॉलिक्यूल भी बनता है और एनर्जी मुक्त होती है
और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपनी दैनिक क्रियाकलापों के लिए करता है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊर्जा के रूप में। एक और उदाहरण है इसका, कंपोस्ट का निर्माण, यानी एक प्रकार की खाद जो कि वनस्पतियों से या उसके अवशेषों से बनती है। ये भी किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमने पूरी तरीके से संयोजन अभिक्रिया को समझा। अब दूसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक उदाहरण से समझिए। एक अभिकारक है ए, ये टूटा दो उत्पाद में बी प्लस सी। इस अभिक्रिया में अभिकारक ए दो उत्पाद बी प्लस सी में टूटता है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, और टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम देखते हैं कि वियोजन कितने प्रकार से हो सकता है। वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन। जब कोई चीज़ या कोई अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटे तो हम उसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना, आप समझ रहे हैं? ठीक है। ऊष्मीय वियोजन एक एक्टिविटी द्वारा हम समझेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी है, बहुत ध्यान से समझिए इसे। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? बॉइलिंग ट्यूब। और बॉइलिंग ट्यूब मतलब जिसमें हम किसी भी केमिकल या किसी पदार्थ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो एक बॉइलिंग ट्यूब लिया और उसमें हमने क्रिस्टल लिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल। कौन से क्रिस्टल? फेरस सल्फेट के। और उनको इस बर्नर पे क्या किया? हमने गर्म किया। ध्यान रहे इस प्रयोग को करते वक्त कि जो ट्यूब है, यानी टेस्ट ट्यूब है या बॉइलिंग ट्यूब है, उसका जो माउथ है यानी ओपनिंग है वो आपके चेहरे से थोड़ा दूर होनी चाहिए, ताकि ये प्रयोग में आप सेफ रहें। ठीक है। तो जैसे ही हमने ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया तो हमें एक अलग तरह की स्मेल महसूस होती है। अब हम देखेंगे कि इस प्रयोग के द्वारा हमने क्या रिजल्ट निकाला। इस प्रयोग के द्वारा हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ऊष्मा यानी कि हीट देकर गर्म किया और हमें मिला फेरिक ऑक्साइड, और साथ में दो गैस मुक्त होती है, SO2 और SO3। जब हम इन क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं फेरस सल्फेट के तो इनका कलर चेंज हो जाता है, यानी ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, और साथ में हमें गैसों की अलग सी स्मेल महसूस होती है जो है SO2 और SO3। तो ये ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण था जिसमें हमने ऊष्मा द्वारा फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड और SO2 तथा SO3 में वियोजन किया। और उदाहरण देखते हैं ऊष्मीय वियोजन के। एक और एक्टिविटी है ऊष्मीय वियोजन की, लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। अब इस एक्टिविटी में हम सेम एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेंगे। उस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हम इस बार लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल रखेंगे और उनको इस बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। तब हमें इस परख नली से यानी इस क्वथन नली या बॉइलिंग ट्यूब से एक कलरफुल स्मॉग यानी धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। ये एक भूरे कलर का धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देगा। अब देखेंगे कि हमने इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला। इस प्रयोग में हमने लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देकर गर्म किया और उसका वियोजन किया और वो टूट गया लेड ऑक्साइड यानी PbO में, प्लस हमें मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई। तो ये प्रयोग में भी हमने लेड नाइट्रेट का वियोजन किया लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। जो हमें गाढ़ा स्मॉग दिखा था वो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में कौन सी गैस मुक्त हुई? ऑक्सीजन।
दूसरी वियोजन अभिक्रिया है वैद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत के द्वारा वियोजन। जब अभिकार वैद्युत वियोजन को हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का मग लिया, 2 इलेक्ट्रोड लिए, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं जो ग्रेफाइट रॉड है, और एक 6 वोल्ट की बैटरी ली। अब हमने क्या किया कि ये जो 2 इलेक्ट्रोड थे इनको हमने प्लास्टिक के मग में फिक्स कर दिया। वहाँ पे हमने 2 होल किए और रबर स्टॉपर द्वारा हमने ये ग्रेफाइट रॉड या इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस प्लास्टिक के मग में पानी भर दिया। ये हमने इसमें क्या भर दिया, पानी। और उसके बाद हमने इन इलेक्ट्रोड्स को एक ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब से कवर कर लिया, दोनों इलेक्ट्रोड को। इसके बाद हमने क्या किया, इस बैटरी के द्वारा यहाँ यानी कि इस प्लास्टिक के मग में जहाँ पानी भरा हुआ है विद्युत धारा प्रवाहित की। और जैसे ही हम इस जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जल के अणुओं का वियोजन हो जाता है। कैसे, इस समीकरण द्वारा समझते हैं। जल का फॉर्मूला होता है H2O। जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और इसी घटना को हम कहते हैं वैद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तीसरे प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है प्रकाशिक वियोजन। जब अभिकारक का वियोजन सूर्य के प्रकाश द्वारा हो। देखिए, हमने पहले अभी विद्युत के द्वारा वियोजन पढ़ा, इससे पहले हमने ऊष्मा के द्वारा वियोजन पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश द्वारा वियोजन। इसके लिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, एक कटोरी, और उसमें रखते हैं सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही हम उसमें सिल्वर क्लोराइड रखते हैं और उसको प्रकाश के सामने रखेंगे, हम ये खिड़की और यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो हम सीधे प्रकाश के संपर्क में रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को। जैसे ही ये प्रकाश के संपर्क में आएगा तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम प्रकाशीय वियोजन। तो ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है जिसको हमने एक्टिविटी द्वारा समझा, जिसमें सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में। वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, खपत हो रही है, इसलिए इन्हें ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करने वाली अभिक्रिया कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया और उन्हें समझा। अब इसके 2 टॉपिक और हैं जिनको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अगर अभी तक आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।